आप सभी आप सभी विद्यार्थियों का नंदीश्वर विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और आज आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 और आपका सब्जेक्ट फिजिक्स के अंदर आप पहला टॉपिक आपका रहेगा अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर, दूसरा विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, यानी विद्युत फ्लक्स लिख लीजिए, इसमें चुंबकीय फ्लक्स रखिए। ये रहेगा आपका चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। दूसरा टॉपिक रहेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण और तीसरा टॉपिक रहेगा अपना फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर क्या क्या रहते हैं। तो सबसे पहले अपन अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसकी अमीटर में क्या रहता है, ये क्या करता है कि जो अमीटर होता है वह धारा की प्रबलता को नापता है। क्या नापता है? धारा की प्रबलता को नापता है। और वोल्टमीटर क्या करता है? ये वोल्टेज को नापा जाता है। किसको नापता है? ये वोल्टेज को नापता है। इसकी कुंडली के साथ जब गैल्वेनीमीटर रहता है तो उसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का तार लगाते हैं। जैसे ये आपका गैल्वेनीमीटर है जी, तो इसके साथ क्या लगाया जाएगा? समांतर क्रम में, इसमें समांतर क्रम में लगाया जाएगा कम प्रतिरोध का तार और इसके साथ श्रेणी क्रम में गैल्वेनीमीटर के अंदर इसकी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है। देखो जब इस गैल्वेनीमीटर के अंदर जोड़ा जाता है, इसमें जोड़ा जाता है गैल्वेनीमीटर के अंदर, ठीक है। अब अगर हम इसको परिपथ के साथ अगर हम क्या नाप रहे हैं, अमीटर से धारा की प्रबलता नाप रहे हैं, तब इसको परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। परिपथ के साथ इसको कैसे जोड़ा जाएगा? श्रेणी क्रम में। और इसको कैसे जोड़ा जाएगा? समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। बस थोड़ी सी बातों का विशेष ध्यान रखना है। इसकी कुंडली के साथ जो कम प्रतिरोध का तार है वह समांतर क्रम में लगाइए और इसकी कुंडली के साथ जो उच्च प्रतिरोध का तार है वह श्रेणी क्रम में लगाइए। जब इनको परिपथ में जोड़े, परिपथ में यानी कि आप किसी विद्युत बल्ब को लगा रहे हैं या विद्युत बल्ब में धारा का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? इसको श्रेणी क्रम में नापें। जब आप एम्पियर में धारा की प्रबलता नाप रहे हैं और इसमें जब वोल्टेज को नाप रहे हैं तो इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाए। इसके प्रतिरोध का मान कम होता है। एक आदर्श प्रतिरोध का मान कितना होता है? एक आदर्श प्रतिरोध का मान लगभग 0 होता है और एक आदर्श वोल्टमीटर के प्रतिरोध का मान कितना होता है? अनंत या उच्च होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर समाप्त हुए। दूसरा क्या लिया है अपन ने? चुंबकीय फ्लक्स। देखिए अब हम आते हैं, देखिए आपका क्या हुआ कि 5वां जो चैप्टर है वह इस बार आपकी सिलेबस में हटा दिया गया है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे अब सीधा यूनिट 4 के अंतर्गत विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? सबसे पहले बात क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई पृष्ठ स्थित है तो उसके लंबवत तल से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहेंगे? उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। जैसे कि आपने कभी किसी आर्मेचर को मोटर में से निकाला करके, छोटी छोटी मोटर आती है, उसके आर्मेचर को बाहर निकाल लेते हो, उसको अंदर डालते हो तो वो क्या होता है? एकदम से अंदर की ओर खींच लेता है। तो वो क्या होता है? विद्युत बल, वो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं आपकी। क्या होती है? चुंबकीय बल रेखाएं। तो वो कैसी जाती है? पृष्ठ के लंबवत जाती है, ऐसी या ऐसी जाएगी आपकी, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ये अगर समांतर पृष्ठ है इसके लंबवत जाएंगे। मान लीजिए कि कोई पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल कितना है? a है। जिसका क्षेत्रफल कितना है? a है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र b में रखा हुआ है, तब उससे निकलने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? फाई बराबर b। इसका मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखिए वेबर किसके लिए है? आपका वेबर आपका चुंबक के लिए है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए, और जो आपका क्षेत्रफल वो किस में लिया जाएगा? मीटर स्क्वायर में लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका चुंबकीय फ्लक्स समाप्त होता है। टॉपिक नंबर 3 रहेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। देखिए सन 1820 में ऑस्टेड के प्रयोग के द्वारा ये पता लगाया कि जब किसी धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रयोग के बाद जो आपके फैराडे थे तो उन्होंने यह सोचा कि यदि विद्युत धारा के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो चुंबक के द्वारा विद्युत क्षेत्र क्यों नहीं उत्पन्न किया जा सकता।
तो इनका सोचना तो ये सही था। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि 11 वर्षों तक अथक प्रयास किया और सन 1811 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के इन्होंने नियम प्रतिपादित किए। तो सबसे पहले इन्होंने 11 वर्षों के अंतर्गत ये परेशान हो गए थे। एक दिन उन्होंने क्या किया कि गुस्से में आकर के चुंबक को फेंका। तो वो क्या हुआ कि जो उनकी मोटर वाइंडिंग बनी हुई रखी थी उसमें से चुंबक एकदम से बाहर निकली। तो उन्होंने देखा कि धारा मापी में से विक्षेप हुआ। तो इनको समझ में आ गया कि हाँ, ये विक्षेप किसके कारण होगा, आपकी विद्युत धारा के अंतर्गत होगा। फिर इसके आधार पर उन्होंने नियम क्या दिया कि यदि जब एक चुंबक को एक कुंडली के साथ, एक चुंबक की एक कुंडली के साथ अपेक्षित गति कराई जाती है, आगे पीछे या घुमा करके, गोल चुंबक ले लो तो घुमा करके हो जाएगी और लंबी चुंबक ली है तो आगे पीछे। हमेशा ज्यादातर गोल चुंबक ली जाती है क्योंकि गोल चुंबक घुमाना आसान रहती है टरबाइन वगैरह में पानी की धारा के द्वारा। तो जब एक चुंबक की कुंडली के साथ अपेक्षित गति कराई जाती है तब उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि कुंडली पूर्णतः बंद है तो उसमें क्या है, यह विद्युत वाहक बल किसमें हो जाएगा, धारा में परिवर्तित हो जाता है, जिसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो नियम है उसका अपन प्रायोगिक सत्यापन देखेंगे यहाँ पर। तो प्रायोगिक सत्यापन में अपन क्या देखते हैं कि एक तांबे की बनी हुई विद्युत रोधी कुंडली है। तो इसमें क्या किया कि अपन n ध्रुव को, जब n ध्रुव को अपन कुंडली के पास में ले लाते हैं तो इसमें क्या होता है कि विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो यह कैसे चली जाती है, अपनी दक्षिणावर्त चली जाती है और विक्षेप कहां पर होता है, बाईं ओर होता है। कहां पर होता है, ये देखिए अपन ऐसे हाथ रखते हैं तो ये अपना कौन सा, ये सीधा हाथ है तो ये सॉरी दायां हाथ होगा और ये बायां हाथ होगा, ठीक है। तो बायां हाथ वामावर्त और दायां हाथ दक्षिणावर्त। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विक्षेप कहां पर हो जाएगा, इस साइड होगा। किस साइड होगा, विक्षेप इस साइड होगा और ये दिशा जो धारा होगी वो किस दिशा में बहने लगेगी, इस तरीके से विद्युत धारा आपकी प्रवाहित होने लगेगी। अब हम अगर चुंबक को कुंडली के दूर लेते जाए तो विक्षेप की दिशा बदल जाएगी। अब विक्षेप कहां पर हो जाएगा, आपके होगा बाएं हाथ साइड की उत्पन्न होने लगेगा, ठीक है। और विक्षेप की दिशा किधर, ये जो मीटर है वह किधर दर्शाने लगेगा, इधर दर्शाने लगेगा। इसके बाद अगर हम ध्रुव को पलट दें, अगर हम ध्रुव को पलट लेते हैं तो जस्ट इसमें क्या होता है कि जो विद्युत धारा की दिशा है वह भी बदल जाएगी। अब विक्षेप कहां होगा, आपके बाएं हाथ साइड होगा जब हम दक्षिणी ध्रुव को लाएंगे। देखिए जब हम दूर ले जाते थे उत्तरी ध्रुव को तब उसमें बाएं हाथ साइड होता था और जब हम दक्षिणी ध्रुव को पास लाते हैं तब क्या होता है, बाएं साइड होता है। अब क्या करते हैं, जब हम दक्षिणी ध्रुव को दूर ले जाते हैं तो विक्षेप अपना दाएं हाथ साइड होने लगता है केल्विन मीटर में। यदि हम विक्षेप को बंद कर दें तो विद्युत धारा उत्पन्न होना बंद हो जाएगी, यानी कि इसका अस्तित्व कुछ समय तक रहता है जब तक कुंडली और चुंबक के मध्य अपेक्षित गति चल रही है। यदि हम उसमें फेरों की संख्या बता दें, बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, विक्षेपों की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम क्या लेते हैं, टॉपिक नंबर 4 फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। जो कि मैंने अभी आपको पहले नियम बताया विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो मैंने क्या बताया था कि यदि किसी कुंडली और चुंबक के मध्य अपेक्षित गति कराई जाए तो इस गति के कारण उसके मध्य एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न है। और यदि कुंडली बंद है तो उसमें यह प्रेरित विद्युत वाहक बल विद्युत धारा में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद द्वितीय नियम क्या कहा था कि द्वितीय नियम ये कहा था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वह प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वह फ्लक्स परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। फैराडे के लिखा था, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से जो फ्लक्स परिवर्तन होता है वह उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्वितीय नियम। मान लीजिए कि प्रारंभ में माना किसी क्षण परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ∅1 है और t सेकंड बाद पश्चात उसके
चुंबक उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में ∅2 परिवर्तन हो जाता है। तो उसका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो जाएगा, पूर्व में जो था और अब जो है ∅2 माइनस ∅1/t आ जाएगा। परंतु अपन क्या जानते हैं, अतः फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से जो फ्लक्स परिवर्तन जो होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वह फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई है या एप्सिलॉन जो होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, वह चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। अब हम क्या करते हैं, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा के तो माइनस के आता है, जहां पर के एक नियतांक है। इसका मान हम इस प्रकार से चुनते हैं कि इसका मान हमें हर परिस्थिति में 1 प्राप्त हो। यहाँ पर ये जो माइनस का चिन्ह है, ये जो माइनस का चिन्ह है हमें इस बात का बोधक है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है उसके चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है, इसलिए यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह आता है। अब देखिए, मान लीजिए कि अल्प समय डेल्टा टी में उसके फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो, तो इस स्थिति में क्या हो जाता है कि हम इसको क्या ले लेते हैं, डेल्टा फाई लेते हैं और समय को डेल्टा टी ले लिया जाता है। यदि समय अंतराल बहुत ही कम लिया जाए, यानी कि समय अंतराल बहुत ही सूक्ष्म ले लिया जाए, तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो डेल्टा टी बिल्कुल 0 की तरफ अग्रसर है, तो लिमिटेशन लगा देते हैं माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये किसको बताता है, तत्कालिक धारा को दर्शाता है। जब भी लिमिट लग जाती है तो वो तत्कालिक को बताता है, यानी कि किसी क्षण विशेष पर आपने उसको देखा। अगर आपसे कोई कहा जाए कि बताइए कि इस समय गाड़ी कितनी रफ्तार पर चल रही है, तो आपने देखा कि 45 में, एग्जैक्ट टाइम पर देखा, तो वो आपकी क्या हुई, तात्क्षणिक। इसी प्रकार से ये तात्क्षणिक मान होता है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको d फाई अपॉन dt में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है कि एप्सिलॉन बराबर माइनस d फाई अपॉन dt। ये क्या कहलाएगा आपका, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने 4 टॉपिक क्या लिए हैं, आगे का हम पढ़ाएंगे आपको लेंज का नियम, उसको तैयार कर दूंगा।